आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। नाम से पता चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को नाम दिया जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। आप जानते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल मीन्स एमएमसी या पीएमसी। एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसी को हम कह देते हैं पोलन मदर सेल। डिप्लॉइड सेल है। इस डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि आगे चल के पोलन गेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर हमने एक सिंगल सेल को शो कर रखा है। डिप्लॉइड सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इस सेल में मियोसिस हुआ, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। चारों माइक्रोस्पोर यहाँ पे टेट्राड की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने पढ़ा है शुरुआत में माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनता है। टेट्राड की सेल्स के बीच में कैलोस प्रेजेंट होता है। टैपेटम कैलेस एंजाइम का सिक्रीशन करता है। कैलेस एंजाइम कैलोस को डिजोल्व करता है और चारों माइक्रोस्पोर को सेपरेट कर देता है। याद आया आपको कुछ? उसी टेट्राड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड 5 डिफरेंट टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम मोनोकोट्स की बात करें तो मोनोकोट्स में जो टेट्राड होता है उसका टाइप होता है आइसोबाइलेटरल। इस टाइप के टेट्राड में 2 माइक्रोस्पोर नीचे हैं, 2 माइक्रोस्पोर ऊपर हैं। आप अपर साइड से देखेंगे तो भी आपको 2 माइक्रोस्पोर दिखाई देंगे। आप उसे लोअर साइड से देखेंगे तो भी 2 माइक्रोस्पोर दिखाई देंगे। अपर लोअर साइड से कहीं से भी ऑब्जर्व करें सेम दिखाई देगा तो बोलेंगे आइसो है। बोथ लेटरल साइड से सेम दिखाई दे रहा है तो बोलेंगे आइसो बाइलेटरल है। तो ध्यान रहे, मोनोकोट्स में लीव्स का टाइप भी होता है आइसो बाइलेटरल, टेट्राड का टाइप भी होता है आइसो बाइलेटरल। डाइकोट्स की बात करें तो डाइकोट्स में जो टेट्राड बनता है उसका टाइप होता है टेट्राहिड्रल। इस टाइप के टेट्राड में 3 माइक्रोस्पोर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, 1 माइक्रोस्पोर बैक साइड में जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो याद रहे, डाइकोट्स का टेट्राड कौन सा है? टेट्राहिड्रल है। मोनोकोट्स का टेट्राड कौन सा है? आइसोबाइलेटरल है। और बाकी टेट्राड को हम डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर टेट्राड, चारों माइक्रोस्पोर एक लाइन में अरेंज हैं। लाइन में अरेंज है तो बोलेंगे लीनियर है। टी शेप्ड है, 2 अपर साइड में 2 लोअर साइड में टी का शेप बना तो टी शेप्ड है। डेकुसेट क्रॉस फॉर्म में है, 2 लोअर साइड में 2 अपर साइड में है। क्रॉस फॉर्म में तो बोलेंगे डेकुसेट हैं। आपको मेन 2 टेट्राड याद करने हैं। डाइकोट्स का टेट्राड है टेट्राहिड्रल, मोनोकोट्स का टेट्राड है आइसोबाइलेटरल। एक प्लांट है अरिस्टोलोकिया एलिगेंस से। अरिस्टोलोकिया एलिगेंस में 5 टाइप के टेट्राड हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान रहे, ऑल 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड्स आर फाउंड इन अरिस्टोलोकिया एलिगेंस से। अब आते हैं हम कुछ स्पेशल पॉइंट पे। पोलन गेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसलेटर एपेटस। कैलोट्रोपिस, आपने इसका नाम सुना होगा। इसकी लीफ को तोड़ते हैं तो वाइट मिल्की सब्सटेंस निकलता है, लेटेक्स निकलता है। इसे हिंदी में आग भी कह दिया जाता है। कैलोट्रोपिस बिलोंग्स टू दी फैमिली एस्क्लिपिडेसी। एस्क्लिपिडेसी फैमिली का मेंबर, फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर फैमिली तक को पूछ लिया जाता है। कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर एक एंथर लोब में जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सारे पोलन ग्रेन आपस में जुड़कर एक बैग बनाते हैं। उस बैग को नाम दिया जाता है पोलिनियम। सेकेंड लोब के जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हजारों लाखों पोलन ग्रेन आपस में जुड़कर सेकेंड बैग बनाते हैं। इस सेकेंड बैग को भी बोलेंगे हम पोलिनियम है। 2 बैग का फॉर्मेशन हुआ है, 2 पोलिनियम बने हैं तो 2 के लिए हम टर्म यूज करेंगे पोलिनिया। सिंगुलर में कहा जाता है पोलिनियम, प्लूरल में कहा जाता है पोलिनिया। तो 2 पोलिनिया आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों पोलिनिया एक डिस्क की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। ये डिस्क बाइलोब्ड स्टिकी डिस्क है। इसे कॉर्पस कलम नाम दिया जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे ट्रांसलेटर एपेटस है। इस एपेटस में एक डिस्क दिखाई देगी, कॉर्पस कलम दिखाई देगा, 2 थ्रेड दिखाई देंगे एंड 2 पोलिनिया आपको देखने को मिल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर खुद उड़ के खुद की स्टिग्मा पे नहीं जा पाता है। इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट की बॉडी पर डिस्क चिपक जाती है, स्टिकी डिस्क है।
इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक जाती है, इंसेक्ट के थ्रू ये केलोटोपिस के दूसरे प्लांट में पहुंच जाता है। तो याद रहे, केलोटोपिस प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट पॉलिनेशन को कहा जाता है एंटोमोफिली। तो याद रहे, केलोटोपिस प्लांट के अंदर हमें एंटोमोफिली देखने को मिलती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलता है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है जो सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं एरो एलर्जेंस के बारे में। एरो मीन्स होता है एयर, एरोप्लेन एयर में उड़ रहा है, तो जहाँ पर भी एरो टर्म आती है, एरो का मीन्स होता है एयर। एलर्जेंस मीन्स एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स। जो भी एजेंट एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें एलर्जेंस कह दिया जाता है। कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स एयरबॉर्न होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं। जब उन्हें इनहेल कर लिया जाता है तो एलर्जी कॉज करने का रीजन बन जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ये एलर्जिक प्रॉब्लम मानी जाती है। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर्स उन्हें एडवाइज करते हैं कि जब भी पोलन रिलीज हो रहे हों, पॉलिनेशन हो रहा हो, उस समय घर से बाहर नहीं निकलें। घर से बाहर निकलें तो फेस को कवर करके निकलें। यदि फेस कवर नहीं करेंगे तो पोलन का इनहेलेशन होगा, और पोलन का इनहेलेशन होगा तो वो एलर्जी कॉज कर देंगे। इनहेलेशन मतलब सांस के थ्रू पोलन अंदर पहुंच जाएंगे, एलर्जी कॉज करने का रीजन बन जाएंगे। तो याद रहे, पोलन ग्रेन्स जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ते हुए एलर्जी कॉज करते हैं, मीन्स इनहेल करने पर एलर्जी कॉज करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे एरो एलर्जेंस हैं। पार्थेनियम की बात करें तो पार्थेनियम प्लांट के पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं। इसे कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास भी कह दिया जाता है। ये इंडिजिनस प्लांट नहीं है, एक्जोटिक प्लांट है। जब फॉरेन से व्हीट को इंपोर्ट किया गया, जब गेहूं को परचेज किया गया, तो व्हीट के सीड के साथ में एज ए कंटामिनेंट पार्थेनियम की सीड भी इंडिया में आ गए, और जब व्हीट को बोया गया तो पार्थेनियम की सीड भी खेतों में पहुंच गए। और जब पार्थेनियम ग्रो करना स्टार्ट हुआ तो इतनी स्पीड से ग्रो किया कि पूरे इंडिया के अंदर ये ग्रो कर चुका है। इसे इरेडिकेट करना पॉसिबल नहीं है। सब जगह आपको पार्थेनियम के प्लांट्स दिखाई देंगे। तो ये अकरेंस में कॉस्मोपॉलिटन बन चुका है, यूबिक्यूटस बन चुका है। इट मीन्स इट इज फाउंड एवरीवेयर, सब जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इट इज फाउंड एवरीवेयर, तो हम बोलेंगे इट इज कॉस्मोपॉलिटन, इट इज यूबिक्यूटस इन अकरेंस, सब जगह आपको दिखाई देगा। ये इतना खतरनाक प्लांट है, ट्रांससिनेमिक एसिड का सिक्रीशन करके दूसरे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। दूसरे प्लांट को अपने पास ग्रो ही नहीं होने देता है, ग्रुप में ग्रो करता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो साहब, इस पार्थेनियम प्लांट के पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं, ध्यान रहे। तो इनके पोलन ग्रेन्स हो गए एरो एलर्जेंस। सेकेंड प्लांट है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया प्लांट के पोलन ग्रेन्स हे फीवर कॉज करते हैं, नेचुरल राइनिटिस कॉज करते हैं, नेचुरल राइनिटिस कॉज करते हैं, मीन्स हे फीवर कॉज करते हैं। एमरैंथस के पोलन ग्रेन्स, चिनोपोडियम प्लांट के पोलन ग्रेन्स, सोरघम या ज्वार के पोलन ग्रेन्स, ग्रासेज के पोलन ग्रेन्स भी एलर्जी कॉज करते हैं, और इन सब को हम बोलेंगे एरो एलर्जेंस हैं। जो भी पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एरो एलर्जेंस हैं। तो ये पोलन ग्रेन हवा से उड़ते हुए आते हैं, जब इनहेल कर लिए जाते हैं तो एलर्जी कॉज करने का रीजन बन जाते हैं। अब आते हैं हम पोलन टैबलेट्स एंड पोलन सिरप पे। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स से पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेंट फैशन बन गया है पोलन टैबलेट एंड पोलन सिरप लेने का। बी पोलन का यूज किया जाता है, बी पोलन से पोलन टैबलेट पोलन सिरप बनाई जाती हैं, तो उनका यूज एज ए फूड सप्लीमेंट किया जाता है। जो भी एथलीट दौड़ रहे हैं उनको पोलन टैबलेट दी जाती है, पोलन सिरप दिए जाते हैं। पहले जब एथलीट ओलंपिक्स में जाते थे तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते थे। बेन जॉनसन ने स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया, ओलंपिक में गया साहब, स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते एनर्जी लेवल बढ़ गया, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आया साहब। लेकिन जब उसका डोप टेस्ट किया गया, डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, गोल्ड मेडल छीन लिए गए, ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। इसलिए आजकल के एथलीट स्टेरॉइड की जगह पोलन टैबलेट लेते हैं, पोलन सिरप लेते हैं, अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए पोलन टैबलेट पोलन सिरप का यूज किया जाता है।
और इनका जब डॉप टेस्ट किया जाएगा तो डॉप टेस्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है साहब ये। इवन रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं, जो रेस के हॉर्सेज होते हैं, उन्हें भी पोलन सिरप दिए जाते हैं, पोलन टैबलेट भी दे दी जाती हैं। आप फॉरेन में जाएं तो वहाँ बैटिंग चलती है, घोड़ों पर दाव लगाए जाते हैं, करोड़ों के दाव लगाए जाते हैं, तो उन घोड़ों को, उन हॉर्सेज को, रेस हॉर्सेज को पोलन सिरप, पोलन टैबलेट दिए जाते हैं। तो याद रहे, वेस्टर्न कंट्रीज में फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में पोलन टैबलेट एंड पोलन सिरप का यूज किया जाता है। अब आते हैं हम साइप्रेसी फैमिली पर। नेक्स्ट पॉइंट आया है साइप्रेसी फैमिली का। आप जानते हैं एमएमसी पीएमसी। एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी मीन्स पोलन मदर सेल डिप्लॉइड सेल है। इस सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन साइप्रेसी फैमिली में बनने वाले 4 माइक्रोस्पोर्स में से 3 माइक्रोस्पोर से डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 माइक्रोस्पोर फंक्शनल रहता है। 1 माइक्रोस्पोर फंक्शनल होगा तो हम कह सकते हैं साइप्रेसी फैमिली में 1 मियोसिस से ओनली 1 फंक्शनल पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। यूजुअली एंजियोस्पर्म में 1 मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन साइप्रेसी फैमिली में 1 मियोसिस से ओनली 1 फंक्शनल पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और ये पोलन ग्रेन कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। लार्जेस्ट पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस के अंदर पोलन ग्रेन लार्जेस्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन मायोसोटिस। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन जोस्टेरा। जोस्टेरा प्लांट को सी ग्रासेज भी कह दिया जाता है। इस प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। इन्हें फिलामेंटस पोलन ग्रेन भी कह दिया जाता है, फिलीफॉर्म पोलन ग्रेन भी कह दिया जाता है, और ये पोलन ग्रेन विदाउट एक्जाइन होते हैं। याद रहे, जोस्टेरा का प्लांट एक मेराइन एंजियोस्पर्म है। बहुत कम एंजियोस्पर्म मेराइन कंडीशन में ग्रो करते हैं, उनमें से एग्जाम्पल जोस्टेरा का भी आता है। तो याद रहे, ये मेराइन एंजियोस्पर्म है, प्लांट को सी ग्रासेज भी कह दिया जाता है। तो सब इस प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन लॉन्गेस्ट होते हैं। लेंथ वाइज बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो लेंथ वाइज लॉन्गेस्ट कौन से हैं? जोस्टेरा के हैं। और डायमीटर वाइज लार्जेस्ट किस में होंगे? मिराबिलिस के अंदर होंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। मिराबिलिस के पोलन ग्रेन लार्जेस्ट हैं डायमीटर वाइज, और लेंथ वाइज लॉन्गेस्ट इसमें है, जोस्टेरा में है। वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। वाइबिलिटी क्या होता है? The period for which pollen grains retain ability of germination is known as viability. पोलन रिलीज हुआ साहब, स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। स्टिग्मा पे पहुंचते ही पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाना चाहिए। यदि हम व्हीट एंड राइस की बात करें तो व्हीट एंड राइस की पोलन वाइबिलिटी ओनली 30 मिनट्स होती है। पोलन रिलीज होने के 30 मिनट्स के अंदर यदि स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा तो पोलन का जर्मिनेशन होगा। 30 मिनट्स के बाद में यदि पहुंचेगा तो पोलन ग्रेन नॉन वायबल हो चुका होगा, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी होगी, और पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट की वाइबिलिटी इतनी कम होती है। यदि हम रोजेसी की बात करें, सोलेनेसी फैमिली की बात करें, लेग्यूमिनोसी फैमिली की बात करें, तो उन प्लांट की पोलन वाइबिलिटी महीनों तक मेंटेन रहती है। तो ध्यान रहे, पोलन ग्रेन्स ऑफ रोजेसी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। तेज हवा चली साहब, पोलन ग्रेन हवा में उड़ गया साहब, 1 महीने बाद ऊपर से घूमता घूमता स्टिग्मा पे आके चिपक गया, पोलन का जर्मिनेशन हो जाएगा। किसमें? सोलेनेसी में, रोजेसी में, लेग्यूमिनोसी के अंदर। लेकिन व्हीट एंड राइस के अंदर पोलन वाइबिलिटी ओनली 30 मिनट से, विद इन 30 मिनट के अंदर पोलन को स्टिग्मा पे आना पड़ेगा। आफ्टर 30 मिनट आएगा तो पोलन की लाइफ खत्म हो चुकी होगी, पोलन नॉन वाइबल हो चुका होगा, और पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। पोलन की वाइबिलिटी बहुत कुछ हद तक डिपेंड करती है प्रिवेलिंग टेम्परेचर पर एंड मॉइस्चर पे। जैसे पोलन बाहर निकला, नॉर्मल मॉइस्चर लेवल है, नॉर्मल टेम्परेचर है, पोलन की वाइबिलिटी जितनी उतनी मेंटेन रहेगी। पता चला पोलन के बाहर निकलते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है साहब, हाई टेम्परेचर है, तो पोलन का मॉइस्चर लेवल कम हो गया। पोलन का मॉइस्चर लेवल कम होते ही पोलन की वाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंड पोलन वाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मीन्स मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। जिन प्लांट की पोलन वाइबिलिटी कम होती है उनके प्लांट के पोलन ग्रेन को निकालकर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर लिया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पोलन बैंक तैयार कर लिए जाते हैं।
जैसे सीड बैंक तैयार किए जाते हैं, स्पर्म बैंक तैयार किए जाते हैं, ऐसे पोलन बैंक तैयार कर लिए जाते हैं। और पोलन की जब रिक्वायरमेंट होती है, पोलन बैंक से पोलन को निकाल कर स्टिग्मा पे स्प्रे कर दिया जाता है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर लिया जाता है। तो याद रहे, पोलन बैंक तैयार करने के लिए पोलन ग्रेन को किस में स्टोर करेंगे हम? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे। टेम्परेचर क्या होगा? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पोलन ग्रेन में 2 वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर वॉल लेयर इज नोन एज एक्जाइन while inner wall layer is known as entine. Exine is made up of mainly sporopollenin while entine is made up of pectocellulose. यदि हम डाइकोट की बात करें तो डाइकोट के पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा था ये वो प्लेस हैं, वो एपर्चर हैं जहां से पोलन ट्यूब निकल के बाहर आ सकती है। अब आप देखिए, ये 3 जर्म पोर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डाइकोट का पोलन ग्रेन है, ये तीनों जर्म पोर लेंस के शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं। तो इस टाइप का पोलन ग्रेन जिसमें 3 जर्म पोर हैं, लेंस के शेप के हैं, उसे बोलेंगे ट्राइकोलपेट पोलन ग्रेन है। जर्म पोर वो रीजन है जहां पर एक्जाइन एब्सेंट होता है। यदि प्रेजेंट होता भी है तो थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो जर्म पोर एपर्चर को नाम दिया जाता है। ये एपर्चर है जहां से पोलन ट्यूब निकल के बाहर आ सकती है। अब आप देखिए, यही एंटाइन निकल के बाहर आएगा तो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा नहीं करेगा? किसी भी जर्म पोर से एंटाइन निकल के बाहर आ सकता है। जिस प्लेस से एंटाइन निकल के बाहर आएगा पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, उस प्लेस को क्या नाम देंगे हम? जर्म पोर नाम देंगे। तो याद रहे, डाइकोट के पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकोट के पोलन ग्रेन में सिंगल जर्म पोर प्रेजेंट होता है। तो मोनोकोट का पोलन ग्रेन कहलाएगा मोनोकोलपेट, डाइकोट का पोलन ग्रेन कहलाएगा ट्राइकोलपेट। एक नॉर्मल पोलन ग्रेन की बात करें तो जनरली पोलन ग्रेन का डायमीटर होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। यूजुअली स्फेरिकल दिखाई देते हैं, गोल से दिखाई देते हैं। पोलन ग्रेन का एक्जाइन थिक होता है, हार्ड होता है, रफ होता है, स्कल्पचर्ड होता है, ऑर्नामेंटेड होता है, डिसकंटिन्यूअस है। एंटाइन की बात करें, एंटाइन थिन है, सॉफ्ट है, डेलिकेट लेयर है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। हमने ये भी कहा था कि एक्जाइन के स्ट्रक्चर का यूज क्लासिफिकेशन में किया जाता है, नोमेनक्लेचर में किया जाता है। एक्जाइन में 3 जर्म पोर है, हमने क्लासीफाई कर दिया डाइकोट का पोलन ग्रेन है। एक्जाइन में सिंगल जर्म पोर है, क्लासीफाई कर दिया कि मोनोकोट का पोलन ग्रेन है। हमने ये भी कहा था कि जर्म पोर का शेप भी अलग अलग हो सकता है, कुछ सर्कुलर भी होते हैं, कुछ ओवल भी होते हैं, मीन लेंथ के शेप के भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं एक्जाइन के बेसिस पर पोलन ग्रेन को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। तो याद रहे, एक्जाइन की टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस मानी जाती है। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज नोन एज पेलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं हम क्या बोलेंगे? पेलिनोलॉजी बोलेंगे। हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो एक्जाइन स्पोरोपोलेनिन का बना है, स्पोरोपोलेनिन नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट इज वाटर रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट, एल्कली रेजिस्टेंट, माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, यूवी रेजिस्टेंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। इसलिए हजारों साल बाद भी पोलन ग्रेन फॉसिल के अंदर प्रिजर्व्ड फॉर्म में मिल जाते हैं, और जहां फॉसिल पोलन मिलते हैं वहां पर तेल के कुओं की खुदाई की जाती है। ऐसा माना जाता है जहां हजारों साल पहले पोलन थे वहां वेजिटेशन रही होंगी, वहां प्लांट्स रहे होंगे, जो दबते चले गए, कोल, पेट्रोल, डीजल में कन्वर्ट होते चले गए। तो याद रहे, फॉसिल पोलन का मिलना ऑयल वेल, तेल के कुओं की खुदाई के लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। हमने ये भी पढ़ा था, जिन प्लांट के पोलन ग्रेन में ऑयल की लेयर प्रेजेंट होती है वो पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं। जिन प्लांट में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उनके पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक ऑयल की लेयर डेवलप हो जाती है, और उस ऑयली लेयर को नाम दिया जाता है पोलन किट। कैप्सुला के अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है तो कैप्सुला के अंदर हमें देखने को मिलता है पोलन किट। लिपिड का बना होता है, कैरोटिनॉइड्स का बना होता है, स्टिकी होता है, येलो कलर का होता है। फंक्शन डिस्कस किया था, एडिशन में चिपकने में हेल्प करता है। येलो कलर का होता है तो सेकेंड फंक्शन होगा अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। थर्ड फंक्शन पोलन किट पोलन ग्रेन को यूवी रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी करता है।
यूवी से प्रोटेक्शन एग्जाइन भी प्रोवाइड करता है, पोलन किट भी प्रोवाइड करता है। बात करने जा रहे हैं डाइसेंस ऑफ एंथर के बारे में कि एंथर का डाइसेंस कैसे होता है। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि एंथर में 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड टैपिडम। हमने ये भी कहा था कि मिडिल लेयर शुरुआत में डिजनरेट हो जाती है। क्यों डिजनरेट हो जाती है? टैपिडम मिडिल लेयर के फूड को एब्जॉर्ब करता है और अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि अंदर यहाँ पे क्या होना है, मियोसिस होना है, एमएमसी पीएमसी में मियोसिस होना है, माइक्रोस्पोर बनने हैं, पोलन ग्रेन बनने हैं, तो यहाँ पे फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। कितना दिया? टैपिडम ने दिया। कहाँ से लेके दिया? मिडिल लेयर से लेके दिया। तो मिडिल लेयर शुरुआत में डिजनरेट हो जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं मिडिल लेयर शॉर्ट लिव्ड होती है, एफीमेरल होती है, मीन शॉर्ट लिव्ड होती है, शुरुआत में खत्म हो जाती है। मेन न्यूट्रिटिव लेयर मानते हैं हम टैपिडम को। टैपिडम अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, एंजाइम भी सिक्रेट कर रहा है, हार्मोन भी सिक्रेट कर रहा है, बहुत सारा न्यूट्रिशन टैपिडम दे रहा है। जब तक टैपिडम में न्यूट्रिशन प्रेजेंट है तब तक टैपिडम लिविंग रहता है। धीरे धीरे टैपिडम का न्यूट्रिशन खत्म होने लग जाता है। एट लास्ट जब यहाँ पे पोलन ग्रेन बन चुके होते हैं तब टैपिडम का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है और लास्ट में टैपिडम भी डिजनरेट हो जाता है। तो याद रहे, एट लास्ट टैपिडम विल डिजनरेट। मिडिल लेयर तो पहले ही डिजनरेट हो गई थी, अब टैपिडम भी डिजनरेट हो चुका है। एक मैच्योर एंथर की बात करें तो मैच्योर एंथर में हमें 2 ही वॉल लेयर दिखाई देंगी, ओनली 2 वॉल लेयर्स, आउटर एपिडर्मिस देन एंडोथीसियम, 2 ही वॉल लेयर दिखाई देंगी। मिडिल लेयर डिजनरेट हो चुकी है, टैपिडम डिजनरेट हो चुका है, पोलन ग्रेन यहाँ पे बन चुके हैं, आप देख रहे हैं। अब इन दोनों पोलन सेक के बीच में यहाँ पर टिश्यू भरा हुआ है। ये जो टिश्यू भरा हुआ है इसे हम बोलेंगे स्ट्राइल टिश्यू है। दोनों पोलन सेक के बीच में स्ट्राइल टिश्यू प्रेजेंट है। जब तक स्ट्राइल टिश्यू प्रेजेंट है तब तक एंथर का डाइसेंस नहीं होगा, क्योंकि स्टोमियम को सपोर्ट मिल रहा है। स्टोमियम को यदि टिश्यू का सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ से डाइसेंस पॉसिबल नहीं होगा। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो दोनों पोलन सेक के बीच में प्रेजेंट है स्ट्राइल टिश्यू डिजनरेट हो जाता है। तो साहब ये टिश्यू डिजनरेट हो गया। स्ट्राइल टिश्यू के डिजनरेट होने की वजह से दोनों पोलन सेक आपस में जुड़ जाते हैं, तो दोनों पोलन सेक आपस में फ्यूज हो चुके हैं। दोनों साइड में पोलन सेक जो प्रेजेंट थे, 2 पोलन सेक फर्स्ट लोब में थे, 2 पोलन सेक सेकेंड लोब में थे, दोनों साइड के पोलन सेक आपस में फ्यूज हो गए। साहब दोनों पोलन सेक के फ्यूज होने की वजह से अब यहाँ पर मैच्योर एंथर में आपको सिर्फ 2 ही पोलन सेक दिखाई देंगे, फर्स्ट लोब में 1, सेकेंड लोब में 1, टोटल 2 पोलन सेक प्रेजेंट है। तो याद रहे, मैच्योर एंथर में वॉल लेयर्स का नंबर पूछेगा तो आपका आंसर जाएगा 2। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम है, कोई मिडिल लेयर नहीं, कोई टैपिडम नहीं है। मैच्योर एंथर में पोलन सेक का नंबर पूछेगा, आंसर जाएगा 2। तो याद रहे, वॉल लेयर 4 थी, 4 डिफरेंट वॉल लेयर थी, 2 दे गई हैं। पोलन सेक 4 थे, 2 दे गए हैं, 4 का 2 करना है। वॉल लेयर 4 की 2, पोलन सेक 4 का 2 पोलन सेक प्रेजेंट है। अब देखिए, स्ट्राइल टिश्यू के डिजनरेट होने की वजह से स्टोमियम रीजन बहुत थिन रह गया है। यहाँ पे 2 ही लेयर दिखाई दे रही हैं, एक तो एपिडर्मिस, एक एंडोथीसियम है, 2 ही वॉल लेयर आपको दिखाई दे रही हैं। स्ट्राइल टिश्यू डिजनरेट हो चुका, खत्म हो चुका साहब। ये एंथर मैच्योर हो चुका है, इस पे सनलाइट पड़ रही है साहब, एंथर पे सनलाइट पड़ रही है। हमने ये भी कहा था कि एंडोथीसियम की इनर टेंजेंशियल वॉल एंड रेडियल वॉल पर अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आउटर वॉल पर किसी भी टाइप के फाइबर प्रेजेंट नहीं होते हैं। हमने ये भी कहा था जहाँ से एंथर बस्ट होता है उस स्टोमियम रीजन की एंडोथीसियम सेल्स थिन वॉल्ड होती हैं। यहाँ पर भी किसी भी टाइप का थिकनिंग नहीं है, कोई डिपोजिशन नहीं है, कोई अल्फा सेलुलोज नहीं है, कोई फाइबर प्रेजेंट नहीं है। हमने ये भी कहा था कि अल्फा सेलुलोज नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर लविंग होता है, मॉइस्चर लविंग होता है। तो साहब इनर टेंजेंशियल वॉल में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, रेडियल वॉल में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि दोनों जगह पर क्या है, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन है। लेकिन आउटर वॉल में वाटर का अमाउंट कम है, क्योंकि आउटर वॉल थिन है, इसमें किसी भी टाइप का डिपोजिशन नहीं है। जब एंथर पे सनलाइट पड़ेगी तो एंडोथीसियम की आउटर वॉल से वाटर का लॉस होगा। एंडोथीसियम की आउटर वॉल से वाटर का लॉस होगा तो एंडोथीसियम की आउटर वॉल श्रिंक होके कॉनकेव हो जाती है। अब आप देखें, ये वॉल श्रिंक हो कॉनकेव हो गई है। पहले सरफेस एरिया इतना था,
लेकिन अब सरफेस एरिया कम हो गया है, देख रहे हैं आप, आउटर वॉल का सरफेस एरिया कम हो गया है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से खिंचाव, पुलिंग फोर्स डेवलप होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा। यहां से भी एंडोथीसियम की सेल्स इनकर्व हो रही हैं, पुलिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। दोनों साइड से जब पुलिंग फोर्स डेवलप होता है तो एंडोथीसियम की थिन वॉल्ड सेल से उस फोर्स को बियर नहीं कर पाती है और यहां से एंथर बस्ट हो जाता है, पोलन रिलीज हो जाते हैं। यहां पर भी सेम केस चल रहा है, एंथर पे सनलाइट पड़ रही है, वाटर का लॉस हो रहा है, आउटर वॉल से वाटर का लॉस होते आउटर वॉल कॉन्केव हो गई, कॉन्केव होने की वजह से पुलिंग फोर्स डेवलप हुआ, सरफेस एरिया कम हो गया। पुलिंग फोर्स या खिंचाव को एंडोथीसियम की थिन वॉल्ड सेल्स बियर नहीं कर पाती हैं, तो स्टोमियम रीजन से ये एंथर बस्ट हो जाता है और पोलन रिलीज हो जाते हैं। स्टोमियम रीजन में किसी भी टाइप का डिपोजिशन नहीं था, ध्यान करेंगे तो यहाँ की सेल थिन वॉल्ड थी, वीक सेल पहले ही थी और यहाँ पे पुलिंग फोर्स डेवलप होते ही वो सेल बस्ट हो जाती है, पोलन रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह एंथर का डाइसेंस हो जाता है। तो याद रहे एंथर का डाइसेंस ड्राई सीजन में हो रहा है और कौन हेल्प कर रहा है? एंडोथीसियम हेल्प कर रही है। यदि एंडोथीसियम की वॉल कॉन्केव नहीं होती तो पुलिंग फोर्स भी डेवलप नहीं होता, टेंशन क्रिएट नहीं होता, तो एंथर का डाइसेंस भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो याद रहे विच वॉल देयर हेल्प्स इन डाइसेंस ऑफ एंथर, आंसर जाएगा एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम एंथर के डाइसेंस में मीन्स रप्चरिंग में, फटने में हेल्प कर रही है। 2-3 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। द प्लेस फ्रॉम वेयर डाइसेंस ऑफ एंथर अकर्स इज नोन एज स्टोमियम। वो रीजन कौन सा है, वो प्लेस कौन सा है जहां से एंथर बस्ट होगा, आंसर जाएगा स्टोमियम। हाउ मेनी बॉल लेयर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ए मैच्योर एंथर, आंसर जाएगा 2। कौन कौन सी हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम। हाउ मेनी पोलन सेक्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ए मैच्योर एंथर, आंसर जाएगा 2। फर्स्ट पोलन सेक, सेकंड पोलन सेक। विच वॉल लेयर ऑफ एंथर हेल्प्स इन डाइसेंस, आंसर जाएगा एंडोथीसियम। अब हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में। इस प्रोसेस को हमने कहा है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। नाम से पता चल रहा है माइक्रोगैमेट मीन्स मेल गैमेट। मेल गैमेट को फॉर्म कराना है हमें। मेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये 2 मेल गैमेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेल गैमेट बनेंगे मीन्स मेल गैमेटोफाइट बनेगा पूरा स्ट्रक्चर। मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के प्रोसेस को कह दिया जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को पूरा समझेंगे डिटेल में। सिंगल सेल का पोलन हमने यहाँ पे शो कर रखा है। ये पोलन अभी इनसाइड द एंथर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है ये? इनसाइड द एंथर। सिंगल सेल का पोलन है, हैप्लोइड पोलन है। हम मान के चल रहे हैं इसमें एक्जाइन भी एंटाइन भी दोनों प्रेजेंट हैं। एंथर के अंदर ही इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। पोलन में होने वाला फर्स्ट डिवीजन होता है अनइक्वल माइटोसिस। एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, तो अनइक्वल साइज के 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। पहले हमने कराया है कैरियोकाइनेसिस, बाद में कराएंगे साइटोकाइनेसिस। तो एक सिंगल न्यूक्लियस था, अनइक्वल माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। स्मॉल न्यूक्लियस इज नोन एज जनरेटिव न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस इज नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी कहा जाता है और ये न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होता है। स्मॉल न्यूक्लियस सेल वॉल के पास में आपको दिखाई दे रहा है। अब सब फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। 2 सेल यहाँ पे फॉर्म हुई हैं। स्मॉल सेल में स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लार्ज सेल में लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्मॉल सेल इज नोन एज जनरेटिव सेल। जिस सेल में जनरेटिव न्यूक्लियस है उस सेल को नाम दिया गया जनरेटिव सेल। जिस सेल में लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस सेल को कह दिया जाता है वेजिटेटिव सेल। लार्ज सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। ट्यूब सेल क्यों कहा गया? क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्यूब सेल कह दिया गया। वेजिटेटिव सेल क्यों कहा? क्योंकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कह दिया वेजिटेटिव सेल है। तो याद रहे 2 सेल का स्ट्रक्चर बन गया है। 2 सेल के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 2 सेल हैं, लार्ज सेल, वेजिटेटिव सेल, स्मॉल सेल, जनरेटिव सेल। अब सब जनरेटिव सेल अपना शेप चेंज करने लग जाती है। शेप चेंज करते ही करते ये सेल स्पिंडल शेप की हो जाती है। स्पिंडल शेप की होने के बाद ये सेल यहाँ से डिटेच हो जाती है और लार्ज सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाती है। सेल विद इन सेल का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। वेजिटेटिव सेल में जनरेटिव सेल फ्लोट कर रही है। ये स्ट्रक्चर 2 सेल का दिखाई दे रहा है, 2 सेल स्ट्रक्चर है।
इसे हम बोलेंगे मैच्योर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मैच्योर हो चुका है। तो याद रहे, टू सेल्ड पोलन ग्रेन इज नोन एज मैच्योर पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है? एंथर में हुआ है। तो याद रहे, ये पूरा डेवलपमेंट अभी एंथर के अंदर चल रहा है। पोलन मैच्योर होने के बाद यहाँ से रिलीज होता है और स्टिग्मा पे पहुँच जाता है। पॉलिनेशन हुआ सा, एंथर का डाइसेंस हुआ, एंथर बस्ट हुआ, पोलन रिलीज हुआ, स्टिग्मा पे पहुँच गया। कितने सेल का पोलन है? 2 सेल का पोलन है। तो याद रहे, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म से पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट 2 सेल स्टेज। मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर, मोस्टली प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में रिलीज होकर स्टिग्मा पे पहुंचता है। 2 सेल कौन कौन सी हैं? जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। स्मॉल सेल जनरेटिव सेल है और लार्ज सेल कौन सी है? वेजिटेटिव सेल है, जिसे ट्यूब सेल भी कह दिया जाता है। स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। स्टिग्मा पे मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, स्टिग्मा पे शुगर भी प्रेजेंट है, स्टिग्मा पे बोरॉन कैल्शियम भी प्रेजेंट है। अब ये पोलन ग्रेन वहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। मॉइस्चर को यदि एब्जॉर्ब करेगा एंड ऑस्मोसिस होगा तो अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ेगा। अंदर जब वाटर का अमाउंट बढ़ता है तो इंटाइन पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। इंटाइन पे प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से इंटाइन पोलन ट्यूब की फॉर्म में निकल के बाहर आ जाता है। तो साहब यहाँ पे इंटाइन बाहर आ गया है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है। ये प्रोसेस कहाँ चल रहा? स्टिग्मा पे चल रहा, ध्यान रहे। तो पोलन ग्रेन ने स्टिग्मा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ा, वाटर का अमाउंट बढ़ा तो इंटाइन पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ। इंटाइन पे प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से इंटाइन पोलन ट्यूब की फॉर्म में निकल के बाहर आ गया। इसमें सबसे पहले एंटर कर रहा है ट्यूब न्यूक्लियस। नाम ही ट्यूब न्यूक्लियस है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए नाम दिया गया ट्यूब न्यूक्लियस है। और ये एपिकल पोजीशन पे आ गया है, टिप वाली पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है। ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे फ्लोट करती हुई जनरेटिव सेल भी आ गई साहब। यहाँ पे जनरेटिव सेल ने अपना शेप चेंज क्यों किया था? ताकि इजीली पोलन ट्यूब में एंटर कर सके। तो जनरेटिव सेल इजीली पोलन ट्यूब में एंटर कर जाती है। जनरेटिव सेल में अब डिवीजन होता है। अब डिवीजन कहाँ होता है? पोलन ट्यूब के अंदर हो रहा है। जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ साहब, डिवीजन हुआ। तो जनरेटिव सेल में डिवीजन होने से 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और यही मेल गैमेट्स कहलाएंगे माइक्रोगैमेट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये 3 सेल का स्ट्रक्चर है। 2 सेल तो मेल गैमेट की सेल हो गई साहब। थर्ड सेल इतनी बड़ी सेल आपको दिखाई दे रही है, कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल है। इसका न्यूक्लियस आगे दिखाई दे रहा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियर ट्यूब न्यूक्लियस आपको आगे दिखाई दे रहा है। 3 सेल का स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट है। जिस स्ट्रक्चर में मेल गैमेट है वो मेल गैमेटोफाइट है, ध्यान रहे। द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग मेल गैमेट्स इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट हमने बना दिया है, हमारा हेडिंग था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसी प्रोसेस को हमने कहा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेट बन चुके हैं, मेल गैमेट बन चुके हैं, तभी तो मेल गैमेटोफाइट बना है। तो याद रहे, मेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को मींस माइक्रोगैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को नाम दिया जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इट मींस मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो चुका है साहब। अब इस डेवलपमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इन सीटू, एक्स सीटू। मदर प्लेस पर होने वाला डेवलपमेंट कहलाता है इन सीटू, आउटसाइड दी मदर प्लेस डेवलपमेंट होगा उसे बोलेंगे एक्स सीटू। ये पोलन ग्रेन एंथर के अंदर ही बना था और एंथर में ही मैच्योर हो रहा है। तो पोलन ग्रेन का मदर प्लेस कौन सा हुआ? एंथर। तो एंथर के अंदर ये जितना भी डेवलपमेंट चल रहा है ये पूरा डेवलपमेंट इन सीटू डेवलपमेंट है। पॉलिनेशन के पहले का डेवलपमेंट इन सीटू डेवलपमेंट है। अभी पॉलिनेशन नहीं हुआ है। स्टिग्मा पे आ गया पोलन ग्रेन, अब पॉलिनेशन हो गया, देख रहे हैं आप। पॉलिनेशन होने के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है स्टिग्मा पे चल रहा है, ये डेवलपमेंट कहलाएगा एक्स सीटू डेवलपमेंट है। मदर प्लेट से बाहर की साइड में डेवलपमेंट होगा तो उसे बोलेंगे एक्स सीटू डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट विच अकर्स आउटसाइड द मदर प्लेस इज नोन एज एक्स सीटू डेवलपमेंट। मदर प्लेस पे डेवलपमेंट चल रहा था, इनसाइड द एंथर डेवलपमेंट चल रहा था, ये डेवलपमेंट था इन सीटू। स्टिग्मा पे डेवलपमेंट चल रहा है, ये डेवलपमेंट एक्स सीटू है। तो याद रहे, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट मींस पॉलिनेशन के पहले का डेवलपमेंट इन सीटू है। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पॉलिनेशन के बाद का डेवलपमेंट एक्स सीटू डेवलपमेंट है। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो मेल गैमेटोफाइट बना है ये 3 सेल का मेल गैमेटोफाइट है, 3 सेल का मेल गैमेटोफाइट है। इससे छोटा मेल गैमेटोफाइट हमें कहीं पर देखने को नहीं मिलता। तो हम कह सकते हैं हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म से ओनली 3 सेल का है।
तीन सेल कौन सी हैं? दो तो मेल गैमेट की सेल है और एक ट्यूब सेल है जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज फाउंड इन, आपका आंसर आ जाएगा एंजियोस्पर्म। ऑप्शन में कोई सा भी एंजियोस्पर्म हो सकता है, लीलियम हो सकता है, फ्रिटेरिया हो सकता है, कोई सा भी होता है, तो याद रहे एंजियोस्पर्म सर्च करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा आपको कि कौन सा एंजियोस्पर्म ऑप्शन में दिया हुआ है। तो याद रहे हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म से। अब ये मेल गैमेटोफाइट ग्रीन नहीं है, फोटोसिंथेटिक नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अपना फूड खुद फॉर्म नहीं कर सकता है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? स्टिग्मा पे डिपेंडेंट है। अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? स्टिग्मा से ले रहा है। वाटर कहाँ से ले रहा है? स्टिग्मा से ले रहा है। और स्टिग्मा का टिश्यू डिप्लॉइड टिश्यू है, डिप्लॉइड टिश्यू को बोलेंगे स्पोरोफाइट है। तो ये मेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है, स्टिग्मा से न्यूट्रिशन ले रहा है, स्पोरोफाइट से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, स्टिग्मा पे डिपेंडेंट होता है। इट मीन्स ये स्टिग्मा से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, स्पोरोफाइट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, स्टिग्मा पर डिपेंडेंट होता है। या स्टिग्मा क्या? स्पोरोफाइट है। डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट बोलेंगे हम, ध्यान रहे। हैप्लॉइड को हमने कहा था गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड को क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट है। तो यहां पे पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है आपको। अभी हमने कहा मोस्टली एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में स्टिग्मा पे पहुंचता है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में स्टिग्मा पे पहुंचता है। कुछ प्लांट्स के अंदर जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड हो जाती है। जनरेटिव सेल यदि पहले ही डिवाइड हो जाएगी तो 2 मेल गैमेट यहाँ पे फॉर्म करेगी नहीं करेगी? 2 मेल गैमेट यदि पहले बन जाए तो स्ट्रक्चर 3 सेल का होगा, हो जाएगा सब। तो कुछ प्लांट के अंदर जनरेटिव सेल बिफोर पॉलिनेशन ही डिवाइड हो जाती है, पॉलिनेशन के पहले डिवीजन कर देती है, 2 मेल गैमेट फॉर्म कर देती है। अब ये पोलन ग्रेन जब आएगा 3 सेल का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। चाहे पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में स्टिग्मा पर पहुंचे, चाहे 3 सेल्ड स्टेज में स्टिग्मा पे पहुंचे, फाइनल डेवलपमेंट मींस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन तो स्टिग्मा पे आने के बाद ही होगा। फाइनल डेवलपमेंट हमें स्टिग्मा पर ही देखने को मिलेगा। हमने अभी कहा इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म से पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट 2 सेल्ड स्टेज। हम कह सकते हैं इन मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म से पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट 2 सेल्ड स्टेज, लेकिन रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में स्टिग्मा पे पहुंचता है। और वो 3 सेल कौन सी बोलेंगे हम? जनरेटिव सेल का डिवीजन कर दिया हमने पहले ही, तो 2 मेल गैमेट बन जाएंगे और 1 सेल वेजिटेटिव सेल है। 3 सेल का स्ट्रक्चर होगा नहीं होगा? यदि जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड हो जाए तो 2 सेल बनाएगी नहीं बनाएगी? मीन 2 मेल गैमेट बनाएगी। तो 2 सेल तो 2 मेल गैमेट की हो गई और 1 सेल वेजिटेटिव सेल ट्यूब सेल हम देख रहे हैं। तो याद रहे मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में स्टिग्मा पे पहुंचता है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। तो अभी हमने कहा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी हैं, V फॉर वेजिटेटिव, T फॉर ट्यूब, G फॉर जनरेटिव, N फॉर न्यूक्लियस, C फॉर सेल। अगेन याद रहे वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल कहा जा रहा है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ही ट्यूब न्यूक्लियस कहा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 अलग सेल नहीं है, एक ही सेल है। वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल 2 अलग सेल नहीं है, एक ही सेल है। अब साहब यहाँ पर 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो ये समझिए आप कि मैच्योर पोलन ग्रेन हम किसे कह रहे हैं? बाई सेल्ड पोलन ग्रेन, 2 सेल्ड पोलन ग्रेन को हम कह रहे हैं मैच्योर पोलन ग्रेन है। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट किसे बोल रहे हैं? 3 सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें मेल गैमेट है, उसे हमने कहा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। अब 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। हाउ मैनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन? मियोटिक मतलब मियोसिस, माइटोटिक मीन्स माइटोसिस। हमने एक MMC PMC को लिया था, मियोसिस कराया था, 4 माइक्रोस्पोर बनाए थे, 4 पोलन ग्रेन बनाए थे। उसमें 1 पोलन ग्रेन को हमने यहाँ पे लिया है, एक बार माइटोसिस कराया है हमने। तो MMC PMC स्टार्ट करते हुए हम मैच्योर पोलन ग्रेन बना रहे हैं
तो हमारा आंसर जाएगा 1 मियोटिक एंड 1 माइटोटिक। पहले मियोसिस कराया था हमने, एक एमएमसी या पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनाए थे। अब उनमें से एक माइक्रोस्पोर के अंदर, एक पोलन ग्रेन के अंदर हमने माइटोसिस करा दिया है और बना दिया हमने मैच्योर पोलन ग्रेन। तो याद रहे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस आर रिक्वायर्ड। ये किससे बनाया है हमने, कहाँ से स्टार्ट किया था? एमएमसी या पीएमसी से स्टार्ट किया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो जाके हमारा आंसर ये आया है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हाउ मैनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम एमएमसी। एमएमसी या पीएमसी से स्टार्ट करना है हमें, ध्यान रहे क्या बनाना है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाना है। एमएमसी या पीएमसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में एक मियोसिस कराएंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, मीन्स 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। एक पोलन ग्रेन को हमने बाहर निकाला है, उसमें 2 माइटोसिस कराए हैं, एक माइटोसिस तो यहाँ हुआ है और सेकेंड माइटोसिस हमने यहाँ पे कराया है, जनरेटिव सेल में कराया है। तो कंप्लीट प्रोसेस में हमने कितने माइटोसिस कराए हैं, 2 माइटोसिस। क्या बना दिया है, मेल गैमेटोफाइट बना दिया हमने। तो याद रहे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस आर रिक्वायर्ड। प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट किया है हमने, एमएमसी पीएमसी से स्टार्ट किया है, मेल गैमेटोफाइट बनाया है। तो याद रहे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम एमएमसी और पीएमसी 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस आर रिक्वायर्ड। यहाँ तक प्रोसेस क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम के अंदर। वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल। 2 सेल का स्ट्रक्चर है, स्मॉल सेल जनरेटिव सेल, लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल है, इसे ट्यूब सेल बोलेंगे। और 2 सेल का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, मैच्योर पोलन ग्रेन कहलाएगा। ध्यान रहे, 2 सेल का स्ट्रक्चर है, मैच्योर पोलन ग्रेन है। 3 सेल का स्ट्रक्चर है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। इस मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में 2 सेल तो हैं मेल गैमेट की सेल, मेल गैमेट 2 हैं, 2 सेल हो गई साहब, और एक सेल है ट्यूब सेल। ये ट्यूब सेल को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल है। यहाँ तक सारा प्रोसेस क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करा दिया है, माइक्रो गैमेट फॉर्म कर दिए हमने मेल गैमेटोफाइट के अंदर, तो प्रोसेस हमारा पूरा हो गया है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। इस पॉइंट को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। पोलन ग्रेन की हम बात कर रहे हैं, पीजी मतलब पोलन ग्रेन। 2 सेल्ड पोलन ग्रेन है, 22 सेल्ड पोलन ग्रेन है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैच्योर पोलन ग्रेन। 2 सेल के पोलन ग्रेन को हमने कहा है मैच्योर पोलन ग्रेन है। इट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। फुली डेवलप्ड नहीं बोल रहा मैं, ये पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है। कितने सेल का है, 2 सेल का है। 3 सेल्ड पोलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। 3 सेल का हो गया है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट हो गया साहब, उसे ही हम बोलेंगे फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। अब साहब ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी पोलन ग्रेन है, ये 2 सेल का, ये 3 सेल का है। ये पोलन ग्रेन भी रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमेटोफाइट को, ये पोलन ग्रेन भी रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमेटोफाइट को। 2 सेल का पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट को। 3 सेल का पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट को। पोलन ग्रेन को देख रहे हैं आप, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मेल गैमेटोफाइट को। हमने यही कहा है पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। अभी हमने डिवीजन की बात करी कि साहब मैच्योर पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस कितने माइटोसिस रिक्वायर्ड होंगे। अभी मैंने कहा था हाउ मैनी मियोटिक, मियोटिक मीन्स मियोसिस, एंड माइटोटिक, माइटोटिक मीन्स माइटोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन फ्रॉम एमएमसी। अब देखिए प्रोसेस को स्टार्ट किया हमने एमएमसी या पीएमसी से, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से प्रोसेस को स्टार्ट किया है। एक डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, तो हमने एक मियोसिस यहाँ कराया है। 4 माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन में से एक पोलन ग्रेन को हमने निकाल के बाहर दिखा दिया। इस पोलन ग्रेन में माइटोसिस आया, हमने 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, स्मॉल सेल जनरेटिव सेल, लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल। 2 सेल का स्ट्रक्चर हो गया है, हमने इसे कह दिया मैच्योर पोलन ग्रेन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन फ्रॉम एमएमसी। तो आपका आंसर जाएगा 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जनरेटिव सेल में हमने अगेन माइटोसिस आया, 2 मेल गैमेट फॉर्म कराए हमने।
ये पूरा स्ट्रक्चर 3 सेल का स्ट्रक्चर है, इसे हमने कहा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग मेल गैमेट्स इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। 3 सेल का मेल गैमेटोफाइट है, ध्यान करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या था मेरा, हाउ मैनी मियोसिस एंड माइटोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम एमएमसी। एमएमसी स्टार्ट करते हुए आपका आंसर क्या जाएगा, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। एक मियोसिस हुआ एमएमसी पीएमसी में, 4 माइक्रोस्पोर बने, 4 पोलंगन बने। इन माइक्रोस्पोर या पोलंगन में एक को बाहर निकाल दिया हमने, माइटोसिस कराया, 2 सेल का स्ट्रक्चर बन गया। जनरेटिव सेल में अगेन माइटोसिस कराया, 2 मेल गैमेट बन गए साहब। तो स्ट्रक्चर 3 सेल का हो गया, कह दिया मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यदि पूछा जाए, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट या मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, तो आंसर क्या जाएगा, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस है। 1 meiotic division and 2 mitotic divisions are required for the formation of mature male gametophyte from MMC.